तो आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने युवाओं के हौसले को बढ़ाने का काम किया है। चाहे वह दिव्यांग खिलाड़ी हों, चाहे कोरोना काल में देश की सेवा करने की बात हो, आपने बढ़ चढ़ करके हर समाज में अपना योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एबीसी न्यूज़ से। एबीसी न्यूज़ से प्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली बार आप सोशल मीडिया के साथ रूबरू होने जा रहे हैं। आज हम आपसे कई सारे सवाल करेंगे जो युवाओं के काम आएंगे। धन्यवाद भैया, आपने मुझे ये मौका दिया कि अपनी बात में रख सकूं। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो प्रश्न हों या समाज में जो हमारा संदेश काम आ सके वो आज मैं आपके साथ वार्तालाप में हिस्सा लें। हमेशा से देखा गया है कि समाज के जो युवा हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए आपने पहल की है, उनका हौसला बढ़ाया है। और अब से कुछ समय पूर्व देखा गया था कि आपके द्वारा चाइना जो देश इस समय हमारे देश को आंखें दिखा रहा है, हमारे जवानों के पीठ पीछे वार कर रहा है, उसका आप लोगों ने पहले ही विरोध शुरू कर दिया था। क्या उद्देश्य था? देखिए मतलब जी, चीन के बारे में भारत के हर व्यक्ति की एक अवधारणा है और चीन एक साम्राज्यवादी विस्तारवादी देश है और दगाबाज भी बहुत है। वो सीधे लड़ाई नहीं लड़ता है और काफ़ी समय से हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो चीन का विरोध कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे चीन ने व्यापारिक रूप से भारत से संबंध बढ़ाए और बढ़ाते बढ़ाते स्थिति ये आ गई कि आज चीन हमारे देश में घरों से लेके उद्योगों से लेके बाजार तक अपने सामान उसने बांट दिया। गरीब हो, मध्यवर्ग हो, अमीर हो, उद्योग हो, हर जगह चीन के सामान है। ठीक है, आप व्यापार कर रहे हैं, तमाम तरह की हमारी सत्तें हैं दुनिया में। उसके बाद भी आप हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां हमें आप परेशान ना करें या हमारे खिलाफ आप खड़े ना। ऐसे में अब इस मुहिम को हम ऐसे मुहाने में पहुंच गए हैं कि बातें तो बहुत सालों से चल रही हैं लेकिन वो धरातल पे बहुत हो नहीं पाई। लेकिन अभी पूरे देश में बहुत ही आक्रोश है और एक सर्वे भी आया है कि 91% लोग भारत के चाहते हैं कि चीन से हम व्यापार ना करें। और बात की जाए कि कोरोना काल में देखा गया जो दुनिया है वो भारत की ओर देख रही थी कि भारत अब सभी देशों का नेतृत्व करेगा। ऐसे में हमने देखा कि जो नेपाल है, जो हमेशा से भारत पर आश्रित रहता था, आज वो भी आप दिखाने लगा है, वो कहीं ना कहीं भारत की भूमि को अपना बताने लगा है। ऐसे में अब भारत को देखा जाए तो पहले पाकिस्तान से हमारी हमेशा से युद्ध की जो है न्यूज़ आती रहती थी। अब चाइना ने भी अटैक कर दिया, जब नेपाल ने भी। तो ऐसे समय में कोरोना काल चल रहा है, तो जो देश की स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी है, उस पर देखिए हिमांशु जी, वास्तविक स्थिति आपने चीन के साथ साथ दो देशों का और नाम लिया, नेपाल और चीन का। इससे कष्टकारी और इससे निंदनीय कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि जी मानव जाति इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहा हो, ऐसे में चीन अपनी ऐसी चालें चल रहा हो। हम पूरी दुनिया इस लड़ाई से क्यों लड़ रहे हैं? क्या ये समय था इस तरह की हरकतें करने का? लेकिन क्योंकि चीन है और दगाबाजी धोखेबाजी अवसर में हमारा देश का हर नागरिक इसके बारे में जानता है। तो मैं आपको पहले पाकिस्तान से देखिए, पाकिस्तान का निर्माण ही हमारे देश से घृणा के को लेकर हुई, नफरत को लेकर हुई, बंटवारे को लेकर हुई। तो देखिए नेपाल पाकिस्तान तो शुरू से ही भारत के खिलाफ रहा और वहाँ की राजनीति चलती कि भारत का आप जितना विरोध करेंगे उतना तरक्की करेंगे, क्योंकि वहाँ सेना का बहुत बड़ा वहाँ के प्रशासन और शासन में हस्तक्षेप है और सेना कभी नहीं चाहती है कि वहाँ अमन शांति हो। और उसको हम भुगत रहे पिछले मतलब आप देखें 70-75 साल से 30,000 तक से हमारी समस्या चली रही है। तो ये तो एक समस्या से हम लोग लगभग अभ्यस्त से हो गए थे। पाकिस्तान है और पाकिस्तान को हमने युद्धों में हराया भी, पूर्ववर्ती सरकारें थी उनके समय में युद्ध हुआ और हमने उनको पराजित किया। फिर छोटे मोटे युद्ध कारगिल का युद्ध रहा हो या अभी कश्मीर में घटनाएं हुई, वहाँ पाकिस्तान को हमेशा मुँह की खानी पड़ी। चीन उसको पीछे से सपोर्ट करता था।
अभी एक नया जो डेवलपमेंट हुआ, ये लगभग आप मान के चलें कि नेपाल में पिछले 5-6 सालों से ज़्यादा हुआ। इसकी पटकथा तो लिख गई थी माधव जी, जब वहाँ पे माओवादी सक्रिय हुए, तो उसी समय पटकथा लिख गई थी। वो माओवाद का जन्म आपको पता है कि चीन से हुआ था, और उनकी जड़ें चीन को पैसा दे रहा था माओवादियों को। तो बड़ी लंबी सोच चली। हमसे वहाँ चूक हुई कि हम जब माओवाद का उदय नेपाल में हो रहा था, तब वहाँ चीन का कुछ भी नहीं था। उस समय अगर हम माओवाद को दबाने के लिए वहाँ की लोकतांत्रिक शक्तियों का हम उनको मजबूत करते और उनको सहयोग करते, तो हो सकता है कि माओवादी ना उठ पाए होते और आज की स्थिति हमारी विदेश नीति की नहीं होती जो हो रही है। लेकिन क्योंकि भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो तब की सरकारों ने जो निर्णय लिया वो उचित ही था, लेकिन वो हमारे लिए आज काल बन गया है। और जो आप कह सकते हैं कि नेपाल का हमारे साथ जो अंतिम स्थिति बनी, वो कब से बनी, जब मधेसियों का आंदोलन वहाँ हुआ। तो नेपाल को ऐसा लगा, माओवादी सरकार को, कि ये मधेसी आंदोलन को भारत ने भड़काया है और भारत इसको संरक्षण दे रहा है, भारत इसको सहयोग कर रहा है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और मधेसियों ने आंदोलन में भारत की सीमाओं को सील कर दिया। नेपाल अगर चाहता तो मधेसियों से समझौता करके, वार्ता करके वो सीमा खुला देता। और जब सीमाएं सील हुई तो नेपाल के दैनिक प्रयोग होने वाली वस्तुओं पर भी रोक लग गई, जो कि भारत पे बहुत कुछ निर्भर था, यानी दैनिक जीवन की चीज़ें ही रुक गई थी, जिसके कारण नेपाल को लगने लगा कि ये कुछ सब कुछ भारत करा रहा है और अब हमें भारत से अलग होना पड़ेगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था विदेश नीति का। उसमें भारत का कोई दोष नहीं था, लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाए। उसको हमें संभालना चाहिए था, आगे चल के हम संभालेंगे। आज मैं पढ़ रहा था एक न्यूज की, चीन ने कहा है कि अगर भारत नहीं सुधरा तो सुधरा का मतलब कि जैसा हम चाहें वैसा कर ले और वो सरेंडर कर दे उनके सामने, जो कि करने वाला नहीं है। तो नेपाल और पाकिस्तान भी मोर्चा खोलेंगे भारत के खिलाफ। इसकी यहाँ ऐसी है जो आपका सवाल है। तो हमें इस समय मोर्चों पे भी लड़ना है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी हमें बनानी है, क्योंकि चीन से हमें नहीं रुकी है। चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो दक्षिण पूर्व के देश हों, वियतनाम हो या उससे लगे हुए लाओस हो, ब्रुनोई हो, तो ये तमाम देश जो उनकी सीमाएं लगती हैं, तो वो अपना विस्तारवादी अपना काम करते। ताइवान, उसका आप देख ही रहे क्या स्थिति चल रही था ताइवान में, हांगकांग में, तिब्बत को हड़प गया, तिब्बत में 10 लाख लोगों की उसने हत्या कर दी। तो ये अब ये अंतिम है, मेरा तो ये मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अब पीछे हटेगी नहीं। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हमें कोई गलतफहमी न रहे, किसी तरह का किसी को शक न रहे। ये स्थितियाँ आगे जो है बहुत ही तनावपूर्ण है। और क्योंकि हम तकनीकी रूप में हो सकता है कि चीन से 1-2% पीछे हों, लेकिन हम सैनिकों के रूप में चीन से बहुत आगे हैं और चीन को मुँह की खानी पड़ेगी, जैसे 1967 में चीन ने मुँह की खाई थी और समझौता किया। बात की जाए कि जो पाकिस्तान है और चाइना है, अगर उनके देश का कोई भी नागरिक भारत आता है तो उसे वीज़ा बनाना पड़ता है। और बात करें हम नेपाल की, तो वो आसानी से यहाँ आते हैं, यहाँ रह करके कारोबार करते हैं और एक नागरिकता ले लेते हैं। अगर जो उनकी जो जनसंख्या है अगर इंडिया में ज़्यादा बढ़ती है और नेपाल को कहीं ना कहीं चाइना सपोर्ट करता है, वो अटैक करता है, तो ऐसे में भारत के जो अंदर रहने वाले नेपाली नागरिक हैं उन पर आपका क्या स्थिति होती है, इसमें कैसा जो अर्थव्यवस्था का? मंजू जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसमें को लेके हमें जरूर सोचना चाहिए। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना विचार है कि नेपाल के लोग आज भी भारत से लगाव रखते हैं। कहा जाता है कि रोटी और बेटी का हमारा रिश्ता है। रोटी बेटी का रिश्ता ऐसा है कि सीमावर्ती जो शहर हैं, चाहे नेपालगंज हो या उधर आप देखेंगे दार्जिलिंग की तरफ हो या बहराइच जो सीमा हो, कहा जाता है कि नेपाल में लोग कढ़ाई चढ़ा के और सब्जी लेने भारत की सीमा में आते हैं। तमाम शादी विवाह हुए हैं, तमाम रिश्ते हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई समस्या आएगी। नेपाल का जो व्यक्ति भारत में रह गया है वो भारत से लगा होता है और यही हमारी ताकत बनेगी। मान सकते ये नेपाल के लोग जो भारत में रह रहे हैं उनको पता है कि कितना सम्मान मिलता है,
एक गलतफहमी फैलाई गई है कि नेपाली को भारतीय चौकीदार समझते हैं, बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिहार और यूपी के लोगों को पंजाब और दिल्ली और महाराष्ट्र में भैये कहा जाता है। जी, जी। लेकिन क्या दिल्ली और बिहार के लोग बड़े बड़े उच्च पदों पर नहीं बैठे हुए हैं? बैठे हैं। बिजनेसमैन है बॉम्बे में, दिल्ली में, पंजाब में, जो लोग बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी सर्विस में। ऐसे ही नेपाल के लोग भी आपको मैं बताऊँ कि बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं यहाँ, सेना के उच्च पदों में बैठे हैं, गोरखा रेजिमेंट में बैठे हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप कॉलेजों में चले जाइए, पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा हम एक परिवार हैं, हम एक परिवार हैं, आप इसको समझिए। और परिवार में हो सकता है कि एक मुखिया, दो मुखिया जो है माओवादी के रूप में हमारे 10-20 लोग सरकार को मदद करना चाहें चीन को, लेकिन आप निश्चित जानते कि नेपाल की जनता इन परिस्थितियों में अधिकतम से अधिकतम जनसंख्या हमारे साथ खड़ी होगी और चीन को वहाँ नेपाल में मुक्ति उठानी पड़ेगी। आज नहीं होगा मेरा मानना। तो ये माना जाए जो हमारे देश में, भारत देश में नेपाल के नागरिक रह रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सरकार, नेपाल सरकार को संदेश देना चाहिए कि जो भारतीय लोग हैं वो हमसे भाईचारे का व्यवहार करें। निश्चित तौर पर वो कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि विचारधारा के रूप में वो लोग भी दुखी हैं हमारी तरह। मेरी तमाम लोगों से बात हुई जो लोग हैं यहाँ पे, और वो तो कई लोग कहीं बस गए हैं और वो कहते हैं कि हम लोग बहुत इस चीज़ को कहना चाहते हैं, लेकिन माओवादी इस समय बिल्कुल चीन के प्रभाव में है और लालच बस। जैसे ये किस्सा एक ऐसा समझिए कि परिवार एक बहुत अच्छा तरक्की कर रहा हो, सबको बराबर नजर देख रहा हो, लेकिन दिग्भ्रमित होकर परिवार का एक सदस्य जाके विरोधियों से मिल जाता है और परिवार के बारे में अनाप शनाप कहना शुरू करता है। ये एक आम बात है समाज में, लेकिन कुल मिला के एक व्यक्ति के परिवार जाने से परिवार को बहुत नुकसान नहीं होता है और फिर उसको वापस आना पड़ता है। मैं नेपाल के उन सभी लोगों से कहूँगा कि इसमें प्रयास करें जो भारत में है और भारत को अपना घर समझते हैं। नेपाल और भारत में हमें कोई अंतर लगा ही नहीं। आज तक हमारे और उनके बीच में हमारे रीत रिवाज, हमारे त्यौहार, हमारा धर्म, हमारी भाषा, बोली लगभग सब एक है। तो कोई उसको आर्टिफिशियल तरीके से कैसे इसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। ये चीज़ आप निश्चित जान लीजिए, आप देखेंगे आने वाले समय में नेपाल के लोग हमारे साथ आएंगे। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो भी हमारे जो नेपाल देश है उसमें हमारे सिद्ध बाबा मंदिर हैं और भी जो प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में ही पड़ते हैं, जिसे हिंदू धर्म के लोग बढ़ करके मानते हैं। हम बात करते हैं और चाइना की जो लगातार आर्थिक खा रहा है उसकी कमर जो तोड़ी जाए। आपने जैसे स्कूल में बताया कि बिजनेस बहुत अधिक करता है चाइना, इंडिया में बहुत अधिक व्यापार हो रहा है, उसकी कमर तोड़ने के लिए जो युवा है जो उसका सामान यूज़ करते हैं, भारतीय यूज़ करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? हिमांशु जी देखिए, मैंने जब शुरू में चर्चा करी थी कि चीनी सामानों का बहिष्कार, तो चीनी सामानों का बहिष्कार एक जटिल समस्या रही। और आप भी जानते हैं कि जब दिवाली का मौसम, होली का मौसम आता तो पूरी बातें उठती थी और उनके हवा में ही तैर के रह जाती थी। और इसको कई तरीके से समझना पड़ेगा। बहिष्कार को हमको बहुत जटिलता में नहीं लेना है। हमने एक कार्यक्रम में, हमारा मिशन चला है, 1 साल की मिशन चलेगा। पहले मिशन में लोगों को हमें बताना है कि कैसे हम बहिष्कार करें, तो हम बताने का तरीका बता रहे हैं। पहले चरण में हमको मेड इन चाइना जो है, जो चीन में बनी वस्तुएं, उनका बहिष्कार करना है पहले चरण में। और लोगों को बताना है कि जो कंपनियां चीन की भारत में लगी हैं, हमें अभी उनका बहिष्कार नहीं करना है। एक चीज़ आप अंदर समझिए, क्यों? क्योंकि जो कंपनियां चीन की भारत में लगी, हमारे लोगों को रोजगार दे रही, भारत सरकार को टैक्स दे रही, वो भी ले जा रही पैसा, लेकिन तकनीक लेके आ रही है, रोजगार दे रही है, टैक्स दे रही है। यहाँ कहने की बात है कि यहाँ पर हमें नियमबद्ध कार्य करना है। हाँ, नियमित विरोध करना होगा। निश्चित तौर पर चरणबद्ध तरीके से हमको चलना होगा। हमको पहले चरण में मेड इन चाइना का बाइकाट करना है, लोगों को इसको समझाना है और इसके लिए अतिवादी नहीं होना है कि हमको अरे साहब ये कैसे यूज कर रहे हैं। गरीब आदमी जिसकी इनकम नहीं है, वो अगर 100 रुपये की चप्पल की जगह 50 रुपये की चप्पल खरीदा तो उसको कुछ मत करिए, रहने दीजिए। आप किसी भी आंदोलन के परिणाम को 100% तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 50%, अगर आप 40%, 25% भी प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जब अतिवादी नहीं होंगे, आप अपने आंदोलन को बहुत ही धीरे धीरे लेके जाएंगे, लोगों को जागरूक करते हुए, समझाते हुए जाएंगे। तो पहले चरण में मेड इन चाइना, मैंने जैसे कहा, वो बाइकाट करना है। क्योंकि इसके साथ में एक चीज़ और जोड़ दूँ, चाइना का डेवलपमेंट भी बाहरी इन्वेस्टमेंट से हुआ था। चाइना में पूरी दुनिया ने जाके फैक्ट्रियाँ लगाई,
तब आज चाइना यहाँ खड़ा हुआ। तो चाइना ने उनकी सब तकनीक ले ली, उनसे सीख लिया, क्योंकि वहाँ पे मानवाधिकार नहीं है, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने एक तरह गुलामों की तरह काम कराया ना। वहाँ कोई सुविधा दी जाती है मजदूरों को, 12 घंटे क्या 18 घंटे काम कराया गया। उसके आधार पे हम तो चीनियों के लिए भी कह रहे हैं, जो चीन के लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जिन परिस्थितियों में रहे हैं, जिससे तिब्बतियों का कत्लेआम किया गया, हमारे उइगर मुसलमान हैं, उनको कोई अगर बोल दे तो उनको जेलों में बताते हैं कि 6 लाख मुसलमान उइगर मुसलमानों को जेल में क्यों किया गया है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हो, उनके साथ आप रोजा का जो उनका त्यौहार है उसको नहीं रखने दे रहे हो, तो वो तो किसी का सगा है ही नहीं, वो तो फांसीवादी है और तानाशाह है, वो मनुष्यता के दुश्मन। और ऐसे में पाकिस्तान उसके बन जाता है, एक बड़ी शर्मनाक बात। हाँ देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ भी लगभग आप प्रधानमंत्रियों को वहाँ उठा के देखेंगे तो आधा टाइम सेना के पास रहा शासन सीधे और आधे टाइम पर्दे के पीछे थे। नवाज शरीफ साहब ने जब भारत से वार्ता करने की कोशिश की तब तो नवाज शरीफ साहब को गद्दी से उतार दिया गया। इमरान खान साहब की जो कठपुतली है, तो सेना तो वहाँ तानाशाही कर रही है और सेना को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर कोई मतलब होता ही तो अफगानिस्तान में शांति करते, वो उइगर मुसलमानों की बात उठाते। वो मुसलमान नहीं, उनको तो तानाशाही करनी है और वो तानाशाही में मजे ले रहे हैं, वो खिलौने बने। तानाशाह का दिमाग जो है वो आगे और पीछे सोच नहीं पाता है। हम किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। जैसे आज चीन के दिमाग में है कि अगर तुम जो ये चीज़ें कर रहे हो, इस युद्ध को अगर आगे तुम बढ़ाओगे तो आखिर आप भी तो अपने आप परमाणु जाओगे, हम भी तो परमाणु शक्ति हैं। और दुनिया के पास है तो 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो अमेरिका के पास था, तब ये हालत हुई, जापान की आज तक खड़ा हो पाया। आज क्या स्थिति होगी? तो इसलिए हम यही कहेंगे भारतीयों से कि आप कई मोर्चों पे हमारी सेना लड़ रही है, हमें आर्थिक रूप से चाइना को संदेश देना होगा। मैं इस बहिष्कार वाले चीज़ में एक और चीज़ आगे जोड़ना चाहता हूँ कि आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि जैसे ही आप बहिष्कार की बात करेंगे, तमाम लोग देश के हैं जिनको कोई समझ नहीं है या एक स्वभाव है कि अरे भाई कैसे तुम इनका बहिष्कार कर लोगे, और क्या ऐसी चीज़ है कि जो वो सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर से लेके कंप्यूटर से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक सब कुछ चाइना का है और आप कैसी बातें करते हैं कि बहिष्कार हो जाएगा। तो मैं एक आपको देखिए बात बताऊँ कि जो 15 तारीख की रात में घटना हुआ, घटना हुई सीमा पे, जिसमें हमारे वीर जवानों ने शहादत दी, वीरगति को प्राप्त हुए, और जैसा समाचारों से पता चल रहा है कि लगभग 250 से 300 सैनिक चीन के थे और हमारे 50 सैनिक थे। अगर हमारे 50 सैनिक ये सोचते अरे हम 350 से कैसे लड़ेंगे, तो लौट चलो, नहीं सोचा, 350 सैनिकों के सामने लड़ गए और अपनी जान दे दी उन्होंने देश के लिए, उस सीमा को उन्होंने बचाया और उसको उन्हें लौटना पड़ा। मतलब वो अपनी जान दे रहे हैं। 250 सैनिक जो उनके तैयारी से आए थे, तमाम तरह के असलहा बंदूक छोड़ दिया, हमारे सेना के लोग खाली थे। और जो समाचार हमको बता रहे हैं कि 20 लोग मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, उनके भी 43 लोगों की खबरें आ रही है, क्योंकि चीन में तो तानाशाही है, वहाँ तो खबर आएगी नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर चीन को भारी नुकसान पहुँचा है। और ये इस देश के जज्बे ने, देश पहले हम बाद में, तो मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, जब हम चीन का बहिष्कार करते हैं तो वो हमको डराते हैं, कहते हैं कैसे चीन का, अरे भाई टिकटॉक के बिना हमारा काम नहीं चलेगा क्या, शेयर के बिना हमारा काम नहीं चलेगा क्या, कैन स्कैनर के बिना हमारा काम नहीं चलेगा क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है। और फिर देखिए दूसरी बात, आप कंफ्यूज हो रहे, सैमसंग फोन अच्छी होती है, एप्पल फोन अमेरिका का है, इस तरह कई फोन, नोकिया है फिनलैंड की कंपनी है, अब तो उसको अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है। तो इन कंपनी को वॉइस कर दिया जो हमारे साथ दोस्ताना संबंध कर रहे हैं। हम ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये तो इस तरह के मोबाइल आप खरीद रहे हैं। कंप्यूटर HP कंप्यूटर सिंगापुर की कंपनी है, SCL कंपनी भारत की कंपनी है, डेल कंपनी चीन की कंपनी है, आप डेल मत खरीदिए। आपका विकल्प है, बिना मतलब हमारे को डराया जाता है कि हम कैसे करेंगे, अच्छा आदत नहीं लगाओगे, दिया जलाओगे, क्या वीडियो नहीं बनेगी क्या, आप बोलिए। हाँ, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आप सोचिएगा ठंडे दिन से हिमांशु जी कि जिस चाइना के चीज़ को हम बाइकाट कर दें और हमारी जिंदगी रुक जाए, ऐसा नहीं, जिंदगी ना रुकने वाली और पहले भी चलती थी, पहले चलती, उससे बढ़िया चलेगी। बस हमें अपना जो नजरिया है वो बदलना पड़ेगा।
हमें यही मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे आप बहिष्कार बाइकआउट चाइना आप उसको समझिए। आप ये मत चाहिए कि हम हमारे इंडिया मोबाइल हमारे इंडिया की लावा कंपनी है माइक्रोमैक्स, अब कहेंगे लोग उसके अंदर सॉफ्टवेयर तो वहाँ का आता है, वहाँ के पार्ट आता है, जिसको तो यही कर रही है ना। जैसे अगर वहाँ बैठा सैनिक हमारा सोचता सीमा पे यार मुझे क्या करना है, ये जो सारे 250 आदमी आ गए हमें मार डालेंगे, लेकिन उनकी बहादुरी देखिए, वीर गति को प्राप्त हुए और उन्होंने आपकी सीमा की रक्षा करी। उनके बारे में सोचिए, आप हमको डरा रहे हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल से, वो नहीं डरे अपनी जान से। उनको श्रद्धांजलि दीजिए, हमारे कहने से मत करिए। उन सेना के लोगों को एक सोनम वांगचुक का बड़ा अच्छा वीडियो आया है, उन्होंने बड़े अच्छे बहुत बड़े शिक्षाविद और बहुत बड़े समाज सुधारक हैं लद्दाख के, और उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया। आप उसको सुनिए, आप लोग उस संदेश से मैं खुद में स्वयं प्रभावित हूँ। मैं इस पर बहिष्कार को हम ये मन में तो हमारे सालों से था, लेकिन मुझे अगर किसी ने प्रभावित किया है तो सोनम वांगचुक के वीडियो ने प्रभावित किया। उसके बाद हम पिछले 1 महीने से मेरी टीम है सुरेंद्र महादेव दोनों बॉडी वर्क करते हैं। अभी हमारी टी शर्टें भी छप रही हैं, हमारे स्कूटर के स्टिकर छप रहे हैं, कार के स्टिकर छप रहे हैं। लोगों को हम समझा रहे हैं, आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि चीन के बनी चीज़ों के बहिष्कार से आपकी ज़िंदगी नहीं रुकने वाली है। अपने जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो शहीद हुए, जो सेना सीमा पे खड़ी है, उनको ताकत देने के लिए आप उनका बहिष्कार करिए और अपने भारत की बनी चीज या अपने मित्र देशों की आगे चल के आप जब आप वहाँ नहीं खरीदेंगे, आप भारत की चीज़ें खरीदेंगे तो हम जब बनाएंगे तो अपने आप ही हमारे यहाँ चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। हर आदमी जीवन स्तर ऊँचा चाहता है। जब हमारे अपना उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे टैक्स बढ़ेंगे, नौकरियाँ बढ़ेंगी, इससे हमारा जीवन स्तर हमारे देश का ऊपर उठेगा निश्चित तौर से। तो अब वक्त आ गया कि हमें अब जो है सब हम धीरे धीरे से चाइना की जो चीज़ों का बहिष्कार करने का समय है। और जो आप लोगों की वजह से आपने बताया कि हम स्टिकर के माध्यम से और माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, तो ये अभियान कब से चलेगा और किस तरीके से? हिमांशु जी, अभियान तो हमारी जो रूपरेखा थी वो बड़ी विस्तृत थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हमको अपने को बड़ा रोकना पड़ रहा है। तो पहले तो हमारा ये था कि हम इसके लिए लोगों को जागरूकता रैली निकालेंगे, शहरों में जाएंगे, घर घर जाएंगे, पहले स्टिकर के माध्यम से, फिर लेख के माध्यम से हम पम्पलेट छपवाएंगे, फिर गोष्ठियाँ करेंगे। तो अब हमने उसको थोड़ा सा बदला। हम एक तो संदेश लिखित जब जाता है तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो पहले फेज में जैसा मैंने बताया कि हम स्कूटर के स्टिकर, कार के स्टिकर, फिर दुकानों से मेरे का डिमांड नहीं है। अभी हमारे यहाँ रुद्रपुर के 2-3 स्थानों में उतना लगा दिया, उन्होंने हटा दिया सामान। मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। खुराना एजेंसी है, गुरुमा एजेंसी है, उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया, चाइना का सामान हमारे नहीं मिलेगा, बाइकआउट चाइना। हमारी हमारे कितनी हिम्मत कर रहा है। उसके बाद लाखों का सामान रखा हुआ है। ऐसे व्यापारियों की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। ये लोग ऐसे हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं। हमें भी व्यापारियों से सीखना होगा। वो बेच नहीं रहे हैं, आप खरीदने के लिए तैयार हैं। और ऐसे लोग जो आपको इसमें गलतफहमी में डाल रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। चीन के सामान के बिना आपकी जिंदगी नहीं रुकने वाली है। आपको कहीं बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, आप लीजिए। ऐसा नहीं कि 100% कसम खा लिया हमने तो रुकेगा। ये प्रक्रिया हमारी आगे धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे चीज़ें खत्म होगी। तो हमने जैसे बताया, फिर हम एक टी शर्ट छपवा रहे हैं, तो हम लोगों को वितरित भी करेंगे। जैसे जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं या जो इस तरह के लोग जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको हम कि चीन मेड इन चाइना कभी नहीं खरीदना, कोई कुछ भी कहे किसी की नहीं सुनना, ये हमारा स्लोगन है। उसके आधार पर जागरूक करते हुए दुकानों पर स्टिकर लगाएंगे। हम इस चीज़ को गांव शहरों से ढूंढेंगे, गांव से लेके जाएंगे। और जब हम इनका बहिष्कार करेंगे तो उत्पादन स्वयं बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में हमारे पास टिकट नहीं बनती थी, टिकट को निर्यात करने की स्थिति में मास्क नहीं बनता था। आप याद करिए कि आज हमारे पास मास्क मतलब उच्च श्रेणी के 95 में बनाने लगे, जो श्रेणी का हमारे यहाँ बन रहा है। तो जब हम चाइना का बहिष्कार कर देंगे तो हमारे यहाँ इससे उद्योग बढ़ेंगे, नौकरियाँ बढ़ेंगी, टैक्स बढ़ेगा, वेतन मिलेगा, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। और जब देश पैसा टैक्स के रूप में आएगा, वही पैसा तो सेना को दिया जाता है, उसी से हथियार खरीदे जाते हैं, उसी से। और सशक्त देश जो होता है, ताकतवर देश जो होता है, आर्थिक रूप से ही होता है। अगर अर्थव्यवस्था की मजबूत है तो सेना क्या मजबूत होगी? चीन ने वही किया पहले। चीन की स्थिति आज से 48 साल पहले देखिए क्या स्थिति थी। 1971 तक यूएन का मेंबर नहीं था चीन,
1971 तक ताइवान मेंबर था, लेकिन उसने अपने यहाँ तानाशाही से मानवाधिकारों का हनन करते हुए छोटी जो इमारत खड़ी की है वो समय आ गया है। और मैं अपने सैनिकों के बल पे और अपने भारतवासियों के बल पे कहता हूँ कि भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जिसको छेड़ता है 62 में भी नेहरू जी को धोखे से सुना गया। अगर नेहरू जी हमारे उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था और पंडित नेहरू चाहते थे कि देश विकास करे, उस समय उन्होंने उद्योग पे, खेती पे, इन पे सब पे ध्यान दिया। इसके कारण उन्होंने फौज को मजबूत नहीं कर पाए। 1947 में देश आजाद हुआ, 62 में हमारे पास तो अंग्रेज सब चूस ले गए थे, हमारे पास उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो नेहरू जी का जो हमारा फोकस था, देखिए उस जमाने में कितनी फैक्ट्रियां उन्होंने लगाई पब्लिक सेक्टर में, उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार लगाई, बीएचएल लगा, एचएल लगा, तमाम तरह के उद्योग लगे, उन्होंने लोगों को रोजगार मिला, पूंजी लगी, सिंचाई के साधन बढ़े, डैम बने बड़े-बड़े। तो नेहरू जी उस समय उनको ये विश्वास था कि ये चीनी हिंदी भाई की बात करते थे, यहाँ आए और वहाँ बुलाया गया, सब करते थे और दगाबाजी से तैयारी जैसे कि आपके सामने देखते हुए उस दगाबाजी से 1962 में आपने जीत लिया है। और 1967 की घटना आपको बताऊँ, हमारा जो लंबा हो रहा है, आप उसको चाहे तो जोड़िएगा, एडिट करिएगा। 1967 में फिर कुछ बात की थी इसमें और हमारे 34 सैनिकों को मारा, लेकिन हमारे उस समय के जो मेजर जनरल थे सगम सिंह, उन्होंने बिना सरकार की अनुमति दी कम से कम 350 चीनी सैनिकों को मार दिया था और चीन ने आके समझौता किया हमसे। और जो मनोबल हमारी सेना का गिर गया था 1962 में, क्योंकि आपने हमें बताया नहीं, तो भाई आप हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो और ऊपर से आपने हमला कर दिया। अच्छा, हम अपने देश की आधारभूत संरचना को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने कृषि सिंचाई को, अपने उद्योगों को, हम अपने शिक्षा को, हमने अस्पतालों को मजबूत करने में हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, हमने सेना को उसमें मजबूत। आज नहीं, आज स्थिति हम किसी चीज़ में, परमाणु बम हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, हर जगह मजबूती से खड़े हैं। और सेना सैनिक रूप से तो हम हमारे आगे दिखते नहीं। आप देख लीजिए, उनके 250 सैनिक थे और हमारे 50 सैनिक थे। हम बात करने गए थे, हमारे हाथ में डंडा नहीं था और वो बंदूक छोड़ के सब कुछ हथियार लेके आए थे। तो हिमांशु जी, आपको मैं ये अपने लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना का हौसला बढ़ाइए और मजबूती से सरकार के साथ खड़े हुए, जैसे पिछले युद्धों में हमारी पूरी देश की जनता सरकार के साथ खड़ी रही और सरकार ने धूल चटाई है। हमको इस तरह से मत डरिए कि चीन बहुत बड़ा है। चीन आज तक कोई युद्ध नहीं जीता है। वियतनाम जैसा छोटा सा देश 1979-80 में वियतनाम ने जीत कर है। 62 में जो युद्ध है, 62 की तुलना आप दगाबाजी कर गए हमारे साथ, और उस समय हमारी स्थिति जो घबराने की बात नहीं है। हमारे देश के वीर सैनिक हैं, वो पूरे हौसले के साथ जो है बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। और ऐसे समय पे सवाल रहेगा आपसे कि जो हमारे देश के जो सैनिक इस समय भी बॉर्डर पर हैं और चीन का जो सामना कर रहे हैं, उन सैनिकों के लिए आगे देखिए, मैं अपने सैनिकों को संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी वीरता पे, आपके त्याग पे सेना का हम हमेशा पढ़ते आए हैं और आपके बारे में जो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और पूरे भारतवासी हम सब आपके साथ खड़े हुए पीछे, आप बिल्कुल घबराना नहीं। हमने चीनी सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है। देश की 90-91% जनता जो चीनी सामान का बहिष्कार कर रही है, और आप सीमा को संभालिए। हम देश में आपके साथ कोई आपको कमी नहीं आने देगी देश की जनता, और निश्चित तौर पर हम चीन को दूर रखेंगे। आपने बहुत विस्तार से सारी जानकारी दी, देश की बाहरी और आंतरिक सारी स्थिति पर आपने बात करी, विस्तार से सारा सबको समझाया। अब एक सवाल वो है लास्ट में कि जो देश के युवा हैं और जो राजनेता हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति कर, वो आरोप लगाते हैं कि जी कांग्रेस के समय पे ऐसा हुआ, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ऐसा कहा था चुनाव में, और आज हमारे वीर सैनिक मर रहे हैं। तो ऐसे समय में देशवासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा, हमें किस तरीके से एकजुट होना है, ना कि किसी के ऊपर आरोप करना। ये देखिए, राजनीति है, राजनीति को आपको राजनीति तो थोड़ी चलनी चाहिए, चलती रहे, कोई बात नहीं। वो आरोप पक्ष विपक्ष, लोकतंत्र की ताकत। लोकतंत्र में आज क्या आप समझ रहे हैं, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, सत्ता बड़ी पूरे कांग्रेस ही है, पूरे देश की जनता कर रही है। ये तो राजनीतिक रूप से बयानबाजी है। भाजपा भी उसमें बयानबाजी करती रही है, लेकिन उसमें एक चीज़ था कि जब जब युद्ध हुए हमारे, चाहे 62 का युद्ध हो, नेहरू जी को याद होगा, आपने कहा था कि हमारे आरएसएस के जवान लोगों ने जिस तरह से काम किया उनके ऊपर मुझे फख्र है। और उन्होंने उनको 26 जनवरी की परेड में बुलाया था जनपद पे,
इंदिरा जी के टाइम में जब उनके लाल बहादुर शास्त्री ने जब 1962 का युद्ध 65 का युद्ध हुआ, उस समय सारा भारत देश एक था और 1971 के युद्ध में हमने जो देश ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा और पूरा देश चाहे कोई भी पक्ष हुए, आज भी ये सब छोटी मोटी बात है, सब चलता रहता है। ये सब चीज़ों को आप ये चीज़ नहीं है कि कोई बोलेगा अगले दिन गायब हो जाएगा। ये लोकतंत्र है, ये भारत लोकतंत्र, भारत दुनिया का श्रेष्ठतम लोकतंत्रों में से एक है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि भाई युद्ध तो है, माराएंगे क्योंकि उनको शासन में आना है। तो ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है जहाँ सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। सरकार से सवाल अगर नहीं पूछे जाएंगे, सरकार को अगर हम चेतावनी नहीं देंगे क्या कर रहे हो, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, तो सरकार तो चुपचाप ही बैठ जाएगी। विपक्ष का एक काम है पूछे सरकार से, और विपक्ष अगर पूछ रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन मोर्चे पे सैनिकों के साथ और जहाँ दुश्मनों से सवाल है, पूरा देश एक है। ये इसमें कहीं से कोई वो नहीं है। आप ये राजनीतिक बयानबाजी में मत जाइए, एक एक लोगों से पूछिए, मिलिए, उनके अंदर क्या वो जान देने को तैयार है देश का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई पार्टी हो, चाहे भाजपा। ये तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां हैं, इसमें इस पर बहुत गौर करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इस पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने देखा हमारे साथ मौजूद हैं JV सिंह जी, जिन्होंने देश की हर पहलू पर हमसे चर्चा की और चाइना के विरोध में इन्होंने पहल शुरू कर दी है। अब इनका अभियान चालू रहेगा। ये अभियान पहले ही शुरू कर दिया गया था क्योंकि कोरोना काल ने सभी को प्रभावित किया, इस वजह से अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया था। मगर जिस तरीके से अब चाइना ने गुस्ताखी करी है, ये अभियान रुकने वाला नहीं है। देश का हर युवा हमारे वीर सैनिकों के साथ है। जय हिंद, जय